people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. क्रक्स की प्लेलिस्ट में जो आज दूसरा हमारा टॉपिक होगा या जो दूसरी लेक्सिकन होगी जो अंडर डिस्कशन होगी उसका नाम है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड देखा भी होगा जहां कहीं भी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात होती है वहां पे रेफर किया जाता है द कंट्री नीड्स टू गो फॉर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। तो आज की सिटिंग में हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म से मतलब क्या है, मतलब वो कौन से एरियाज हैं या वो कौन से मेयर्स हैं जिनको हम इन एक्चुअल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कंसिडर करते हैं। तो जैसे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि कुछ हमने सर्टेन पॉइंट्स आप मेंशन किए हैं स्ट्रक्चर रिफॉर्म की हेडिंग के नीचे। सबसे पहला जो हमारे पास है, अब ये वो पॉइंट्स है जो कि हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जिनको हम कहते हैं कंबाइनली या कलेक्टिवली जिनको हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कहते हैं उनको अब आज की इस डिस्कशन में देखेंगे। तो जो पॉइंट 1 यहाँ पे हमने लिखा है वो प्राइवेटाइजिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में हमारे पास जो सबसे पहला टूल रिकमेंड किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट को वो ये कि वो अपने इंटरप्राइजेस को या जिनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस उनको प्राइवेटाइज करें। फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान की बात करें तो जैसे हमारे पास पीआईए है, रेलवे है, स्टील मिल्स है एंड सो ऑन। तो पाकिस्तान को चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का पाकिस्तान का सामना है तो इस वजह से डिफरेंट रिपोर्ट्स लाइक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, आईएमएफ की रिपोर्ट्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एंड सो ऑन टाइम एंड अगेन रिकमेंड करती रही है पाकिस्तान को कि द कंट्री नीड्स टू गो फॉर privatizing its public sector enterprises should it want to bring in stability in its macroeconomic indicators। तो पहला जो हमने मेयर लेना है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में या जिस पॉइंट को स्ट्रक्चर रिफॉर्म कहा जाता है उसमें से एक प्राइवेटाइजिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है। सेकंड पॉइंट है यहां पे हमने लिखा है पॉइंट 2 में cultivating a business friendly and in an enabling environment by reducing the cost of डूइंग बिजनेस। अब जैसे कि पाकिस्तान प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की उसकी कोशिश यही रही कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान में जो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है डोमेस्टिक या इंडिजिनस मार्केट में उसको नैरो डाउन किया जाए और उसको मिनिमाइज किया जाए बाय प्रोवाइडिंग वन विंडो ऑपरेशन और वन विंडो फैसिलिटीज टू इन्वेस्टर्स फॉरेन एज वेल एज इंडिजिनस इन्वेस्टर्स। तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में एक जो इंपॉर्टेंट जो एरिया है जिसको कंसिडर करना होता है वो ये है कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बिजनेस फ्रेंडली बनाएं बाय कल्टिवेटिंग और बाय प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू इन्वेस्टर्स। एक ये है सर्टेन उसमें ये भी रेकमेंड किया जाता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स हॉलीडेज दे या टैक्स ब्रेक्स दे ताकि वो इस उनके गवर्नमेंट की इस अमल से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उनको एक इनकरेजमेंट मिले, ठीक, उनको एक यहाँ पे सूटेबल और जिसको हम कहते हैं कंजेनियल इन्वायरमेंट यहाँ पे वो उनको मिले ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते वक्त सोचे नहीं ज़्यादा। तो एक एरिया ये है। जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में वो है प्रैक्टिसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग कल्चर ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जैसे कि यही बात पाकिस्तान की विजन 2025 में अगर देख लें तो वहाँ भी यही मेंशन है कि पाकिस्तान बाय द एंड ऑफ 2025 पाकिस्तान इकोनॉमी विल बी ओरिएंटेड अलोंग नॉलेज इकोनॉमी या पाकिस्तान 2025 तक एक ऐसी इकोनॉमी पाकिस्तान जर्मिनेट करेगा जिसकी बेसिस और जिसकी जो फाउंडेशंस है वो लेड होंगी या बेस करेंगी नॉलेज इकोनॉमी को। अब नॉलेज इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें चाहिए कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कल्चर को यहाँ पे वो जो कल्चर है ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके साथ एक स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी अटैच करें, उसको एक प्रेफरेंस दें ताकि उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कल्चर की वजह से हमारे जो नॉलेज है या एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो एट पार विद मॉडर्न प्रैक्टिसेस आर स्टैंडर्ड्स हो। तो एक पॉइंट ये है कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो कल्चर है उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, मार्केट सेंट्रिक करना है और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर उसको बनाना है। पॉइंट 4 जो यहाँ पे लिखा है ब्रॉडनिंग एक्सपोर्ट बेस एंड वैल्यू एडिंग देम। अब टाइम एंड अगेन मैंने अपने लेक्चर्स में जो जहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी की हमने बात की है वहाँ पे नहीं बात की है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने एक्सपोर्ट वॉल्यूम को बढ़ाए, एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करें और वैल्यू एडिशन की तरफ चला जाए। अब वैल्यू एडिशन से मतलब हमारा ये है कि लेट पाकिस्तान अगर कॉटन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है तो कॉटन के साथ साथ चूंकि कॉटन एक हमारे पास रॉ मटेरियल है, पाकिस्तान को चाहिए कि कॉटन को रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करने के साथ साथ उसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि पाकिस्तान
पाकिस्तान को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, जो कि पाकिस्तान को मतलब इस पोजीशन में पाकिस्तान को लेके आए कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें डॉलर्स का इनफ्लो ज़्यादा हो, आउटफ्लो कम हो, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिंग देम। तो जो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा स्ट्रक्चर रिफॉर्म में वो ये कि एक तो पहली बात एक्सपोर्ट्स का जो बेस है या एक्सपोर्ट्स की जो क्वांटिटीज हैं उनको इंप्रूव करें बाय इन्हांसिंग देयर क्वालिटी। फिफ्थ जो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में वो है फिस्कल ऑस्टेरिटी। अब जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट ने शुरू में कुछ मेयर्स लिए थे जिनको हम कहते हैं ऑस्टेरिटी मेयर्स, जिसके थ्रू या जिसके अंडर गवर्नमेंट ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स थे रेलेवेंट उनको कर्टेल किए थे या नैरो डाउन किए थे या उनको रिड्यूस किए थे। ठीक, जहां पे रेवेन्यू आज जहां पे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहां पे एक्सपेंस किए गए, और जहां पे ज़रूरत नहीं थी वहां पे जो एक्सपेंडिचर था उसको कम किया गया। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाउस को जो पीएम हाउस है उसको यूटिलाइज नहीं किया थ्रू आउट हिज टेन्योर इन ऑफिस। ठीक, तो ये भी हमारे पास एक फिस्कल ऑस्टेरिटी एक जो ना वो एक उसको हम कहते हैं कि एक एक्ट है। फर्दर हमने यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू जनरेशन। डिफरेंट बुक्स पाकिस्तान की जहाँ इकॉनमी की बात है या पाकिस्तान के टैक्स की बात है वहाँ पे पाकिस्तान को यह रेकमेंड किया जाता है कि पाकिस्तान नीड्स टू वाइडन इट्स या ब्रॉडन इट्स टैक्स बेस। अगर पाकिस्तान फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाहता है तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाए, रेवेन्यू जनरेशन को इंश्योर करे। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? हर कंट्री का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो उसका टैक्स है, और वो टैक्स शुड बी डायरेक्ट इन नेचर ना कि इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस को हम कहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी प्लस है जो प्रोडक्ट्स पे या जो यूटिलिटी एलिमेंट्स पे जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं जीएसटी। ठीक, जनरल सेल्स टैक्स, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो रिग्रेसिव इन नेचर है या उसको हम कहते हैं मतलब उसकी जो नेचर है वो रिग्रेसिव है। मसलन उस टैक्स की ये नेचर है कि वो किसी भी सोसाइटी में जो मिडिल क्लास है उसके वॉल्यूम को कम करती है वो टैक्स जो डायरेक्ट जिसकी नेचर है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रायोरिटाइज डायरेक्ट टैक्स, सही, न कि इनडायरेक्ट। आखिर में यहाँ पे लिखा है अरेस्टिंग इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को नैरो डाउन करे या उसको कम करने की कोशिश करे, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी हमारे पास एक पैरामीटर है किसी भी इकोनॉमी में जो कि उस इकोनॉमी में जो हमारे पास मिडिल क्लास है, उस सोसाइटी में जो मिडिल क्लास है या उस कंट्री में जो मिडिल क्लास है उसके वॉल्यूम को ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट बनाता है इन्फ्लेशन। ठीक, इन्फ्लेशन से मतलब ये है कि हमारे पास जब जो रिडिमेंट्री जो हमारे पास कमोडिटीज़ हैं या जो यूटिलिटीज़ हैं उनके प्राइसेस जो है ना वो अप हों, ठीक है, उनके प्राइसेस जो है ना वो हाइक कर जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। सही, तो ये हमारे पास थे कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जो कि पाकिस्तान को रेकमेंड किया जाता है या पाकिस्तान को रेकमेंड किए जाते हैं बाय डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट नोटेबल्स। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.